हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ लाया हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मैं आप लोगों को फ्री में बिना किसी चार्ज के इतना नॉलेज देने वाला हूँ कि आप घर पे भी या जिम में जाते हैं या घर पे रहते हैं, दोनों में आप सभी के लिए डाइट प्लान और होम वर्कआउट या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उस चीज में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो ये गुड न्यूज है ना। मैं सीरीज बाय सीरीज उसमें वीडियो के मुताबिक आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के शरीर के अंगों के बारे में, क्या कौन से अंग के लिए कौन सी डाइट, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या डाइट खानी चाहिए, पूरा नॉलेज आप लोगों को फ्री में मिलेगा। तो सोच क्या रहे हो, खुश हुए ना? इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान जो आप लोगों को लोग पैसों में देते हैं वो फ्री में मिलेगा। तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों की इस भीड़ में मेरा चैनल गुम ना जाए, आप लोगों से नॉलेज दूर ना रह जाए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए गिवे भी है, डबल धमाका, समझे? तो 10 लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप लोगों ने उस उन क्वेश्चन के सही आंसर दिए तो आप लोगों को 100 रुपये पेटीएम कैश 10 लोगों को मिलेगा। रियल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट में अपना मोबाइल नंबर शेयर करना है ताकि मैं आपको गिवे का पैसा पेटीएम कैश आपके अकाउंट में भेज पाऊँ। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। अगर आप भी सपने पूरा करना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है। और आप उन लोगों में से हो जिनके पास पैसे नहीं है पर सपने बड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आपका भाई आपका सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, मेहनत है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा और आप घर पे भी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए आप जिम जाते हैं तो पर्सनल ट्रेनर रखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको खुद को मेरा वीडियो देख के इतना नॉलेज हो जाएगा कि किस पार्ट का कौन सा एक्सरसाइज है। तो हुई ना अच्छी बात। जिम जाते हो तो भी अच्छा, और जिम नहीं जाते हो, पैसा नहीं है, तो घर पे भी आप अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। आप लोग ऐसे वैसे नहीं, मैंने भी किताबों से ज्ञान लिया है, वही ज्ञान मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 100%। अगर आपने मेरी बताई हुई बातों को फॉलो किया, ठीक, और अगर उसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले तो आपकी जूती मेरा सर, कंफर्म बोल रहा हूँ, कुछ भी दिखावा नहीं है, रियल है। ठीक है, रियल। तो चलो हम आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पर रुकेंगे नहीं, चलेंगे जरूर। वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आप अपने सपनों के लिए सच में सीरियस हो, सोचने वाले नहीं करने वाले हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग वीडियो स्किप करोगे, अगर वीडियो को छोड़ दिया, तो मेरी गारंटी नहीं है, अधूरा ज्ञान बेकार होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, क्योंकि आपका पेटीएम केस भी तो इंतजार कर रहा है। ज्यादा हार्ड कुछ नहीं, पर देखता हूँ आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो। चलो शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर।
तो पहले हम बात करेंगे शरीर के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में कि कौन सा अंग क्या काम करता है और हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं और किसको किसकी जरूरत कितनी है, को क्या कौन सा अंग क्या काम करता है। इसी शरीर के बारे में आज पूरी डिटेल दे दूंगा आप लोगों को। इस वीडियो को देखने के बाद शरीर के बारे में आप लोगों को पढ़ने की इधर भी देखने की जरूरत नहीं है। शरीर के बारे में पूरा नॉलेज मैं आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुद्ध और पवित्र भोजन से मन शुद्ध होता है। ठीक है, अच्छा भोजन करना चाहिए, बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए, पर ये बता रहा हूँ शुद्ध भोजन हमारे मन को शुद्ध रखता है और शुद्ध मन से जीवन की स्मृति का विकास होता है, मतलब दिमाग तेज होता है अच्छे भोजन से। तो डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, स्वस्थ शरीर शरीर स्वस्थ शरीर ही सफलता की कुंजी है। स्वस्थ स्वास्थ्य के अभाव में व्यायाम करने की बात सोचना भी बेनामी है। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, यह बात तब सभी जानते हैं, लेकिन व्यायाम के लिए यह भी आवश्यक है कि हम पहले आप अपने शरीर के बारे में भली भांति जान लें। ठीक है दोस्तों, शरीर क्या है आप बताओ। शरीर है एक मशीन, क्योंकि एक एक दूसरे के अंग शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे मशीन पूरे दिन काम करता रहता है 24 घंटा, तो हमारा शरीर एक मशीन है। ठीक है, मशीन के रूप में आप समझे। हमारा शरीर एक जटिल मशीन है, इसके समस्त अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर सहयोग से शरीर की शरीर की मशीन को चलायमान रखते हैं। मशीनी कल पुर्जों को नियत समय पर बदलना पड़ता है, लेकिन यदि हम शरीर के विभिन्न अंगों की उचित प्रकार से देखभाल करते हैं तो ये जीवन पर्यंत स्वस्थ और स्फूर्तिवान बने रह सकते हैं। गलत भोजन, कुविचार, दोषयुक्त दोषयुक्त कार्य प्रणाली, वातावरण का दूषण, प्रकृति विरुद्ध आचरण आदि ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर के विभिन्न अंग विकार युक्त हों, शरीर को निष्क्रिय कर देते हैं। प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से चलते भी हमारे शरीर को रोग और दुख आ घेरते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को कई वर्गों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख है मस्तिष्क, कर्मेंद्रियां, रक्त संचाल, पाचन संस्थान, हृदय और श्वसन संस्थान, पेशी संस्थान, नाड़ी तंत्र। और दूसरा है, नौवा है उत्कर्ष प्रक्रिया, 10वां शरीर का ढांचा, 11वां चर्म और 12वां अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर के 12 अंग हैं टोटल, और 12 अंगों में मैंने नाम बताए हैं। अभी इनका कार्य बताता हूँ कि इनका क्या क्या कार्य है, 12 अंगों का क्या क्या कार्य है, तो देख लीजिए आप। मस्तिष्क का कार्य सुनिए। मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित व संतुलित रखता है। व्यायाम व
बॉडी बिल्डिंग में स्वस्थ मस्तिष्क का अपना अहम स्थान है। यह आवश्यक नहीं है कि हष्ट-पुष्ट दिखने वाला व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का स्वामी होगा। ऐसी स्थिति में पूरा शरीर तो ठीक नजर आता है, परंतु मस्तिष्क यदि अपना कार्य ठीक ढंग से न कर पाए तो शरीर हर प्रकार से स्वस्थ दिखते हुए भी अपने आप कार्य करने की क्षमता नहीं रख पाता है। मस्तिष्क में नाड़ी जाल बिछा होता है जिसका पोषण प्रधान रूप में रक्त करता है। रक्त यदि अशुद्ध, अभावग्रस्त या कम होगा तो दिमाग की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर रंगों को उचित दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के अभाव में कार्य करने में कठिनाई होगी। अतः आवश्यक यह है कि हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखें। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए यह आवश्यक है कि हम कुपोषण से बचें। स्वस्थ मस्तिष्क का पोषण उचित और संतुलित आहार द्वारा भी संभव है। कान, दूसरे नंबर पे कान। ठीक है दोस्तों, कान। कानों से ध्वनि हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में नाद की तुलना ब्रह्मा से की गई है। यही कारण है कि इसे नाद बाह्य कहा जाता है। कानों का मस्तिष्क से सीधा संबंध है। जो बात हम कानों से ग्रहण करते हैं, मस्तिष्क ही उसे क्रियान्वित करता है, करने का उपाय सुझाता है। अतः कानों की सफाई, चिकित्सक से सफाई और नियमित देखभाल आवश्यक है। आंखें हैं तो जहान है। आंखों के अभाव में संसार की खूबसूरती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। व्यायाम में स्वस्थ आंखों का उतना ही महत्व है जितना गीत में संगीत का। धूल, धुएं, अशुद्ध पर्यावरण, कुपोषण इत्यादि से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। अंधाधुंध आधुनिकीकरण, दूरदर्शन, सिनेमा, रासायनिक भोजन आदि के कारण आज आज दृष्टि दोष आम हो गया है। व्यायाम के उचित परिणाम व बॉडी बिल्डिंग हेतु संतुलित व दृष्टिवर्धक भोज्य पदार्थ को अपने आहार का आवश्यक अंग बनाना चाहिए। नाक। दोस्तों, नाक स्वस्थ प्राण वायु से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। नाक श्वास का प्रवेश द्वार है। नाक में उगे बाल हवा को फिल्टर करके फेफड़े तक पहुंचाते हैं। नाक से हम विभिन्न गंधों का अनुभव भी करते हैं। नाक का हमारे स्वाद और रुचि से सीधा संबंध है, क्योंकि नाक की ग्रहण शक्ति हमारे मन को उद्वेलित करे, भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। व्यायाम में व्यक्ति की श्वास गति तीव्र हो जाती है। जहाँ नाक का स्वच्छ व स्वस्थ रहना आवश्यक है। नाक बड़ा संवेदनशील अंग है। मौसम के हल्के से परिवर्तन से यह प्रभावित हो सकती है। प्राणायाम द्वारा नाक स्वच्छ रखें। तेज गंध
धूल, धुएं, वि- विषाक्त पदार्थों आदि से इसकी रक्षा करें। भीतरी मुख, मुख भोजन का प्रवेश द्वार है। यहाँ स्थित जिह्वा स्वाद से हमें परिचित कराती है, साथ ही बोलने में भी यह अग्रणी भूमिका का निर्वाह करती है। बिना इसके हम शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते। जुबान देखकर ही चिकित्सक रोगी से बाकी शरीर की अवस्था का अनुमान लगा लेते हैं। यदि चेहरा स्वास्थ्य का बाहरी दर्पण है, तो जुबान हमारे भीतरी स्वास्थ्य का परिचय देती है। मुख के रोगों में जुबान का कैंसर सबसे भयानक होता है। इसका कारण अधिक गरम भोजन, तंबाकू, पान मसाले का सीमा से अधिक प्रयोग होना। जो लोग अधिक मिर्च मसाला युक्त भोजन, मदिरा पान आदि का लगातार प्रयोग करते हैं, उनकी जुबान पर छाले, गिल्टियां, फोड़े, कैंसर आदि रोग होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ऐसी आदतों से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों। मसूड़े व दांत। दांत और मसूड़े में परस्पर चोली दामन का साथ है। एक की खराबी दूसरे को प्रभावित करती है। अतः दांत व मसूड़ों की सफाई पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। स्वस्थ दांत और स्वस्थ मसूड़े ही उत्तम भोजन की गारंटी है। यदि हम अपने दांतों को नियमित साफ करें, मसूड़ों की मालिश करें, जब भी कुछ खाएं पिएं उसके फौरन बाद कुल्ला करें, दांत साफ करें और समय समय पर दंत विशेषज्ञ से दांतों की जांच करवाते रहें। उसके दिशा निर्देशों का पालन करते रहें, तो हम संभावित दंत रोगों से बचे रह सकते हैं। पेट। पेट भोजन का भंडार गृह है। भोजन ग्रास नली द्वारा पेट तक पहुंचता है, जिसमें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पाचक द्रव्य उत्पन्न होते हैं। पेट में पहुंचा भोजन रासायनिक क्रिया द्वारा पतला होता है। यदि भोजन अच्छी तरह चबाया जाए तो उसके लार का मिश्रण होता रहता है और पेट को भोजन पचाने में अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। संतुलित भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति का पाचन शक्ति ठीक रहती है, लेकिन प्राय असंतुलित भोजन करने से चलते पाचन शक्ति गड़बड़ा जाती है, जिसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ आता है। आंते। पेट की मशीनरी जब अपना कार्य समाप्त कर देती है, तो भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत एक ऐसा अंग है जो पाचन और अवशोषण द्वारा कार्य करती है। छोटी आंत तक पहुंचता है ऐसा अंग है जो पाचन अवशोषण द्वारा कार्य करती है। भोजन पचाने के बाद छोटी आंत से रक्त में चला जाता है। तदुरा अवशेष भोजन बड़ी आंत में स्थानांतरित हो जाता है, जहां से
मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकलता है। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि हम स्वच्छ, ताजा और पवित्र भोजन करें। बाहर से आने के बाद फौरन हाथ धोएं, नाखून काटते रहें, मांस पवित्र भोजन करें, मांस का प्रयोग ना करें, कब्ज न होने दें। सबसे आवश्यक यह है कि बाहर का भोजन न करें। बाजार का भोजन प्राय दूषित होता है, यह मानकर चलें। यकृत मतलब लीवर, इसे जिगर भी कहते हैं। यह शरीर का सबसे वजनी अंग है। इसका वजन 3 से 4 पाउंड तक होता है। यह वक्षोदर मध्य पेशी डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। भोजन पचाने में पित्त की खास भूमिका है। पित्त वसा और तेलों का विघटन करके छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। यकृत में यदि पित्त बनता रहे और भोजन के पाचन में प्रयुक्त न हो पाए तो पित्त जमा होता रहता है और पित्त की थैली में एकत्र होकर पित्त पथरी का रूप धारण कर लेता है। खपत से अधिक उत्पादन और शरीर का उपयोग न कर पाना या पित्त पथरी होने से पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसी स्थिति में पीलिया रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पित्त यदि यकृत में पैदा न हो और आबाद रूप से पित्त की थैली गॉल ब्लैडर पित्ताशय से छोटी आंत में प्रवाहित नहीं हो पाता तो पाचन प्रणाली में तेजाबी तत्व बढ़ जाता है, जिससे शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें पेट में वायु, मसूड़े पर दांत कमजोर, मुंह में छाले, नेत्र ज्योति की कमी, नपुंसकता, चर्म रोग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यकृत का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शुगर को एकत्र करके रखना और जब भी शरीर को उसकी आवश्यकता पड़े तो उसकी ऊर्जा की पूर्ति करे। इसके अतिरिक्त वह चीनी की ग्लाइकोजन चीनी को शक्कर और शर्करा को चीनी में बदल देता है। अधिक सिगरेट, शराब, तेज मिर्च मसाले, मछली तथा मांस खाने, तेज दवाओं का नियत सेवन करने से यकृत की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। यकृत के रोगों के लक्षण और पीलिया, कैंसर, सूजन आदि यकृत का न तो ऑपरेशन ही हो सकता है और न ही इसकी पूर्ण नष्ट अवस्था को सुधारा जा सकता है। इतना जरूर है कि नष्ट भाग को बचाया नहीं जा सकता तो कम से कम अप्रभावित भाग, निरोग भाग की रक्षा की जा सकती है। बस शर्तें ऊपर लिखे व्यासनों की पूरी तरह बच पाए। रक्त संचालन और हृदय। यदि हृदय को शरीर से निकाल दिया जाए तो शरीर बेदान हो जाएगा। रक्त और हृदय का अभिन्न संबंध है। हृदय खून को लगातार बाहर फेंकता है ताकि विभिन्न अंगों का पोषण होता रहे। हृदय जब सिकुड़ता है तो खून का बाहर की ओर धकेलता और जब
फेसला जब फैलाता है तो खून इसमें प्रविष्ट होकर अशुद्ध रक्त हृदय से शिराओं द्वारा प्रवेश करता है, धमनी द्वारा बाहर निकलता है। दोनों का कार्य पल प्रतिपल अनवरत चलता रहता है। रक्त में श्वेत और लाल कण होते हैं। इनकी आकृति कोष्ठ में या कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नामक तत्व होता है, जिसमें प्रोटीन और लोहा का अंश रहता है। सफेद रक्त कण जीवित वस्तु के समान होते हैं, जिनका काम बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु का नाश करके शरीर की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है। संस्करण व्यवस्था का सुदृढ़ करना है। रक्त प्रक्रिया में फेफड़ों का विशेष स्थान है। हृदय द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में भेजा जाता है, जिसमें उसमें ऑक्सीजन का निषेध हो जाए और वह शुद्ध हो जाए। श्वसन के बाद शुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है, जहाँ से शरीर में संचालित होता है। रक्त का शोधन गुदों द्वारा होता है। गुदे एक प्रकार छने फिल्टर हैं, जिनमें शुद्ध रक्त छनकर हृदय तक पहुंचता है और अशुद्ध तत्व मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। हृदय के प्रधान रोगों का कारण तनाव तथा हाई ब्लड प्रेशर। अध्याघात तो मात्र एक लक्षण ही है। इसका मूल कारण रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य से अधिक होना है। यह तत्व नाड़ियों के भीतरी भाग से चिपककर उन्हें संकरा कर देता है, चकड़ा कर देता है। इसमें खून को प्रभावित होने के लिए अधिक दबाव पड़ता है और हृदय घात की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन से अत्यधिक रसायनिक खाद्य पदार्थों के सेवन से यह उत्पन्न होती है, अतः इनसे बचना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, बोर हो गए ना? कोई बात नहीं, मैंने करती वो ये आदि होता है कि होम वर्कआउट अच्छा है। होम वर्कआउट से जल्दी अच्छी बॉडी बना सकते हैं या जिम जाकर एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। या आप लोगों का क्वेश्चन है, तो अगली इसका जवाब कमेंट करें और मुझे बताएं कैसे होम वर्कआउट की बॉडी बनती है और जिम वर्कआउट की बॉडी बनती है। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका 2 जवाब देगा 10 लोग, उसको 100 रुपये पेटीएम कैश मिलेगा। ठीक है, पहले 10 बंदों को जो कमेंट करेगा उसको। श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया से अभिप्राय सांस भीतर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया है। जैसे शरीर का पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही शक्ति प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की नाक द्वारा ली गई शुद्ध हवा से रक्त शुद्ध होता है और शरीर को नई शक्तियां प्राप्त होती है। श्वसन प्रक्रिया के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक
है कि हम स्वच्छ पर्यावरण में रहें, धुएं, गैस, तम्बाकू, सिगरेट आदि से दूर रहें। अति सुंदर। हमारा शरीर मांस और त्वचा से ढका हुआ है, जिसके भीतर हड्डियों का एक संपूर्ण ढांचा है। ये हड्डियां अपने भीतर स्थित अंगों की सुरक्षा शरीर से निकलने वाले विभिन्न स्रावों को रोकने से अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि शरीर से प्रकृति की प्रदत्त क्रिया को भी न रोकें। चमड़ी, आंखें, मुंह, कान
आदि से शरीर हानिकारक तत्व बाहर निकाल फेंकता है। मल स्रावक अंगों में मल और मूत्र का विशेष स्थान है। नियमित, उचित और समयबद्ध तरीके से शरीर से उनका निष्कासन न हो तो रोग हो सकता है। हमारे जीवन की लड़ी इन दोनों कार्यों में पूरी तरह जुड़ी है। कब्ज एक भयानक रोग है। इस बात की ओर संकेत करता है कि भोजन में वसा, जल, हरे साग सब्जी, दूध, दही आदि का अभाव है। कब्ज सारा शरीर बेजान सा हो जाता है। इससे बचना चाहिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां। शरीर के भीतर स्थित ये ग्रंथियां विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमन और संचालन करती है। हमारे ऋषि मुनियों को इनके बारे में जितना विस्तृत और गहन ज्ञान था, उतना आज के विज्ञान को अभी तक ज्ञात नहीं है। यहाँ हम इन ग्रंथियों के प्राचीन व वैज्ञानिक दोनों के ही नाम दे रहे हैं। थायराइड। पैराथायराइड विशुद्धि चक्र। इसका कार्य ज्ञान के तत्वों को जागृत करना, फेफड़े, हृदय, वायु तत्व को नियमन करना, इसका कार्य ज्ञान के तत्वों को जागृत करना, फेफड़ा, हृदय, वायु तत्व का नियमन करना, कैल्शियम से संतुलन से शक्ति को पैदा करना और शरीर के तापमान को नियमित करना है। यदि यह ग्रंथि ठीक प्रकार से कार्य न करे तो सूखा नामक रोग, स्नायुओं में ऐंठन, शरीर में कंपन और हिचकी, बालक के शरीर में वृद्धि में बाधा, प्रायः सुस्त रहना और शरीर में चर्बी का बढ़ना, थकावट, तापमान असंतुलित आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ग्रंथि आज्ञा चक्र। यह ग्रंथि आकाश और वायु तत्वों का नियमन कर शारीरिक विकास, स्मरण शक्ति और मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन पैदा करती है। अन्य ग्रंथियां कार्य करने की प्रेरणा इसी ग्रंथि से लेती हैं। इसलिए इसे सभी ग्रंथियों और सिरमौर रानी ग्रंथि कहा जाता है। इसके उचित कार्य करने से व्यक्ति में लेखन प्रतिभा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तात्विक तत्वज्ञान और मानव जाति के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसके सामान्य से अधिक कार्य करने से शरीर का अप्रतिम विकास होता है। इसमें कम कार्य करने से शरीर ठिकना या बौना रह जाता है। थाइमस ग्रंथि। यह थायराइड के नीचे स्थित होती है। यह शिशु की आय के समान सेवा और देखभाल करती है। बचपन में यौवन तक यह बालक की रक्षा करती है और धीरे धीरे संकुचित ही सूख जाती है। इसकी क्रिया समाप्त हो जाती है। एड्रिनल ग्रंथि। शरीर में ये दोनों गुदों के ऊपर स्थित होती है और शरीर के
अग्नि तत्व इसी ग्रंथि से नियंत्रित होता है। पाचक, रस, पित्तर उत्पादन, यकृत, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर आदि का नियमन यही ग्रंथि करती है। अन्य सभी ग्रंथियों का संचालन, विकास, संतुलन और समायोजन करना इसी ग्रंथि का कार्य है। उच्च रक्तचाप, समय से पूर्व यौन भावना जागृत होना इसी ग्रंथि के समुचित कार्य न करने से होता है। जल, लवण और पोटेशियम की मात्राओं का शरीर में संतुलित रखने का कार्य भी यही ग्रंथि करती है। पैंक्रियाज ग्रंथि शर्करा को पचाने और शरीर को ऊर्जावान रखने में इस ग्रंथि का महत्वपूर्ण भूमिका है। यही ग्रंथि यह ग्रंथि इंसुलिन का संतुलित करती है। कभी-कभी इसके असंतुलन से मधुमेह, लो ब्लड प्रेशर आदि रोग पैदा हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। निक ग्रंथि यह अंतःस्रावी शर्करा को पचाने और ऊर्जावान रखने में यह ग्रंथि का महत्वपूर्ण भूमिका है। यही ग्रंथि संतुलित करती है। कभी-कभी इसके असंतुलन और मधुमेह, लो ब्लड प्रेशर आदि रोग पैदा हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथि तो नहीं है, परंतु शरीर में यह मवाद नहीं बनने देती और घाव को शीघ्र ठीक करने में मदद करती है। यह ग्रंथि शरीर से वित्तीय तत्वों को निकाल कर बाहर करती है। यौन ग्रंथियाँ इनमें मुख्य रूप से निब्ड यौन ग्रंथि, अंड ग्रंथि, लज्जापीठ और शुक्रपीठ की गणना की जा सकती है। प्रजनन शक्ति का अनावरत और लंबे समय तक क्रियारत रखने में इनकी विशेष भूमिकाएं हैं। ये शरीर में जल तत्व और संतुलित करने उसी के द्वारा रज, वीर्य, मज्जा, मांस, बोन, भेरों और कोष ज्ञान तत्व आदि का नियमन करती है। यही ग्रंथि शरीर की ऊष्मा का संतुलन बनाए रखती है। प्रत्येक रोग का एक ही कारण है, अनुचित भोजन। शरीर की प्रत्येक गतिविधि का आधार है आहार। जैसा आहार होगा वैसा ही शरीर होगा। कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तन, मन और अन्न का विभिन्न संबंध और एक ही कल्पना दूसरे के बिना नहीं की जा सकती। कारण उनकी विभिन्नता में भी समानता है। शरीर के स्वस्थ रखने के लिए अन्य उपायों और साधनों के अतिरिक्त भोजन का प्रमुख स्थान है। प्रश्न यह उठता है कि
क्या एक ही प्रकार का भोजन सभी लोगों के लिए समान रूप से पोषण और लाभप्रद हो सकता है? वास्तव में तथ्य ऐसी संभावनाओं की विपरीत है। भोजन देश, व्यक्ति और प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति एक ही प्रकार की खाद्य सामग्री सभी देशों को धरती पर नहीं उपजाती। यह उत्पाद इसके विपरीत अन्य क्षेत्रों को धरती पर उपजे उत्पादों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। प्रसिद्ध कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। अर्थात आप जहाँ जाते हैं वहीं के रीति रिवाज, वस्त्र, भोजन, जल का प्रयोग करें तो बहुत ही से रोगों से मुक्ति मिल सकती है। संतुलित भोजन।